अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। हेयर S मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 मीन्स बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट्स। इट मीन्स यहाँ पे एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में ये कंप्लीट होती है और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है एंड सबस्ट्रेट पर भी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन होता है यहाँ पर 2 की पावर मीन्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और बाई मॉलिक्यूलर। इन दिस केस यहाँ पे हमने स्टूडेंट ये न्यूक्लियोफाइल लिया है और ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैक कर रहा है CHHCl, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको आगे बढ़ाया और आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक स्टेट आती है ये, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कार्बन जो है इसकी 1 2 3 5 बैलेंसी हो नहीं सकती, तो ये कुछ ही समय के लिए स्टेट आती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और इस सिंगल स्टेप के अंदर ही यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और आपको ये लास्ट प्रोडक्शन अल्कोहल मीन्स मीथेनॉल मिल जाता है और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो गया। अगर हम काइनेटिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो काइनेटिक्स में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर रेट जो है स्टूडेंट के न्यूक्लियोफाइल की 1 पावर है ना, एक है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और सबस्ट्रेट है हमारा यहाँ पर है CH3Cl, इस पे डिपेंड करती है। तो 1 1 यानी 2 मीन्स बाई मॉलिक्यूलर या सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। ओके, तो SN2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 का मीनिंग है बाई मॉलिक्यूलर, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट मीन्स न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर द SN2 स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे छोटा यानी मिथाइल हैलाइड जो है SN2 सबसे ज़्यादा फास्ट देगा, जितने कम बल्कि ग्रुप होंगे है ना, क्योंकि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही होता है, जैसे कि एल्काइल साइनाइड और डाइमिथाइल सल्फाऑक्साइड है ना। तो अब देखते हैं हम आगे रिएक्टिविटी ऑर्डर में 1 डिग्री उसके बाद आता है एंड इसके बाद स्टूडेंट आएगा ये 2 डिग्री और फिर ये 3 डिग्री, ठीक है। अगर हमको ये दोनों भी दिए हों एलाइल हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड, तो आपको पता है कि बेंजाइलिक हैलाइड के केस में क्या होता है, जो बेंजाइल हैलाइड है इसके केस में स्टूडेंट रेजोनेंस फॉर्म इसकी ज़्यादा होती हैं और यहाँ पे रेजोनेंस कम होता है। तो SN1 में ये सबसे ज़्यादा SN1 के लिए रिएक्टिविटी को रखता है, लेकिन एलाइल हैलाइड यहाँ पर SN2 के केस में इससे कम रखेगा, ठीक है। तो हम इसके ऑर्डर को भी ऐसे समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप या रिएक्टिविटी ऑफ लिविंग ग्रुप फॉर SN2। यहाँ पे जो सबसे बड़ा लिविंग ग्रुप है यानी FCl Br I की रिएक्टिविटी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो I, उसके बाद स्टूडेंट आएगा Br है ना, उसके बाद आएगा ये F, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट में स्टूडेंट क्या समझना है आपको कि यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि RCN है ना, ये पोलर तो है लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन देने के लायक ये नहीं है, जैसे डाइमिथाइल सल्फाऑक्साइड CH3 तो ये सारे सॉल्वेंट SN2 में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हम समझते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट समझने के लिए यहाँ पे एक पोलरीमीटर होता है स्टूडेंट। देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑर्डिनरी लाइट होती है, यानी ऐसी लाइट जिसका रोटेशन जो होता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। दिस लाइट इज़ नोन एज द ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। तो एक निकोल साइंटिस्ट था, उसने निकोल प्रिज्म बनाया और ये निकोल प्रिज्म को हमने ये CaCO3 या कैल्साइट से बना होता है। जब ऑर्डिनरी लाइट के सामने इसको रखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट मिलती है उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका रोटेशन स्टूडेंट एक ही डायरेक्शन में आपको देखो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके सामने हम ऑर्गेनिक मिक्सचर को रखते हैं और कंटेनिंग लीस्ट 1 चायरल सेंटर, ये ऐसा होना चाहिए कि कम से कम इसके पास एक चायरल सेंटर होना चाहिए। चायरल सेंटर का मीनिंग कि ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, ठीक है। ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, चायरल सेंटर बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ये भी अलग ग्रुप होगा, ये भी अलग ग्रुप होगा, ये भी अलग ग्रुप होगा और ये भी एक अलग ग्रुप होगा, तो हम इसको बोलेंगे चायरल सेंटर। तब ये देखा गया कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स 2 तरह का बिहेव शो कर सकते हैं।
ये पीपीएल लाइट को अगर इस तरह से राइट हैंड साइड रोटेट कर देता है, अगर ऐसे रोटेशन कर रहा है राइट हैंड साइड में, तो हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? अगर ये राइट हैंड साइड में रोटेशन कर देता है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट बोलने वाले हैं कि ये डेक्सो रोटेटरी है। अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हम इसको प्लस डी बोलते हैं या हम इसको डेक्सो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे देखना है कि मिक्सचर ऐसे रोटेट हो रहा है, कर रहा है लाइट को इस तरह से, यानी ये जो होता है स्टूडेंट, सॉरी, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम इसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन और लीवो रोटेटरी। इसको -L फॉर्म भी कहते हैं, या -L से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट ख़ास बात यहाँ पे ये है कि अगर रेसमिक मिक्सचर है, रेसिम मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि उसके पास डी फॉर्म भी होगी और एल फॉर्म भी, तो इनके दोनों के रोटेशन आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी ये वाला इधर को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों के रोटेशन कैंसिल, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो रेसिम मिक्सचर जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। हमने वहाँ पर पढ़ा था SN1 के केस में, जब चायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल्स होता है यानी सबस्टेट होता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं? 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो, है ना। तो वहाँ पे एक दूसरे के रोटेशन को वो कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है वो। ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको समझ लिया। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। अब SN2 की अगर बात की जाए तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, है ना। SN2 कैसे हो रही थी? बैक साइड अटैक से हो रही थी, यानी कंप्लीटली क्या था? स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन था। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा आप। नेक्स्ट है SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद कंप्लीट रेसिमिजेशन। रेसिमिजेशन का मतलब होता है, यहाँ पर क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन भी आता है और रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन भी यहाँ पे आता है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अभी हमने जो ऊपर समझा है स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड जो लाइट के साथ रोटेशन करते हैं, यानी डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म में रोटेट होते हैं, तो उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। यानी ऐसे सारे कंपाउंड जो चायरल सेंटर को रखते हैं। सर्टेन कंपाउंड रोटेट PPL कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है। इफ़ द कंपाउंड रोटेट द PPL टू राइट कॉल्ड द क्लॉकवाइज और डेक्सो रोटेटरी रिप्रेजेंटेड बाई +D। नाउ वन नेक्स्ट, if the compound rotate the PPL to left side, that is called the levo rotatory, और इसको हम -L से रिप्रेजेंट करते हैं। चायरलिटी को समझ लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप को रखता है, दिस कार्बन इज़ नोन एज द किरल कार्बन। एंड किरल का यहाँ पे स्टूडेंट वैसे मीनिंग जो होता है वो हैंड से होता है। ठीक है। तो द सेंट्रल कार्बन विच अटैच 4 डिफरेंट ग्रुप, डेट इज़ कॉल्ड द किरल और एसिमेट्रिक कार्बन, है ना। इस तरह से मिरर में हमने हैंड को दिखाया है। इसका मतलब ये जो है चायरल सेंटर वाले हैंड का, चायरलिटी का मतलब होता है हैंड। तो चायरलिटी एन ऑब्जेक्ट डेट कैन नॉट बी सुपर इम्पोजेबल। अगर हम अपने लेफ्ट और राइट हाथ को, अपने हाथों को इस तरह से मिरर में देखते हैं या एक हाथ को देखते हैं और आप उसको इम्पोज करना चाहें, उल्टा करके उसको फिट करना चाहें, तो वो उसको ओवरलैप नहीं करता है। इसलिए बोलते हैं कि चायरल सेंटर वाले कंपाउंड की जो होते हैं मिरर इमेज जो होते हैं उनके कैसे होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं उनमें चायरलिटी है। जैसे कि स्टूडेंट, अगर आप कोई रिंग देख रहे हैं, अगर बॉल है वो आईने में देखेंगे तो वो वैसी दिखेगी और उसके ऊपर उसको आप ओवरलैप करा सकते हैं, लेकिन हाथ देख रहे हैं उसको उठा के अगर सीधा फिट करेंगे तो वो नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स में दिखाया है, ये चायरल कार्बन है ये, क्योंकि इसके पास दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हमने यहाँ पे इसके ऊपर इसको आईने में देखा और अब मॉलिक्यूल्स को, ये आपको पता है कि अब लेफ़्ट और राइट है, अगर फिट करेंगे तो ऐसे रोटेट करना पड़ता है। यहाँ पे ये 180 पे रोटेशन होता है। अब हम ए और अगर सी देखते हैं तो इसको उठा के इसके ऊपर हम यहाँ पे फिट करेंगे, ऐसे उठा के इसके ऊपर हम अगर रखेंगे तो ये उसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगा, क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एक जैसे दिख रहे हैं, CH3 है ना। तो हम बोलते हैं ये क्या है? एक कायरल कंपाउंड है और यहाँ पे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। ठीक है। तो चायरल कंपाउंड में क्या होगा? नीचे हम देखते हैं ये चायरल कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कार्बन, इसके पास एक CH3 ग्रुप, एक C2H5 ग्रुप है, हाइड्रोजन है और OH है। इस तरह से अगर हमने इसको मिरर में देखा तो ऐसा दिखाई देगा। अगर आप इसको ओवरलैप कराएंगे तो इसमें ये ना 180 तक रोटेशन करना पड़ता है बिल्कुल मॉलिक्यूल को इसके ऊपर उठा के रखने के लिए। तो अब देखो ज़रा, ये ग्रुप जो CH3 ऊपर था, अब यहाँ पे CH3 यहाँ आ गया है।
अब इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ऊपर यहाँ CH3 है और यहाँ पे ये C2H5 है और यहाँ CH3 है, तो ये इसके साथ क्या करेगा, इम्पोसिबल नहीं करेगा 180 पे रोटेशन करने के बाद, यानी C इज़ रोटेटिंग A बाई 180 एंड C इज़ नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज ऑफ A, यानी C जो है A की इम्पोसिबल इमेज नहीं है, क्योंकि ये उठा के इसके ऊपर फिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो होती है बात। तो ऐसे कंपाउंड चायरलिटी वाले कंपाउंड होते हैं और इनको हम इनेंशियोमर बोलते हैं, जैसे C एंड E इज़ कॉल्ड द इनेंशियोमर। ठीक है, जो नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं उनको हम इनेंशियोमर कहते हैं। Enantiomer have the identical physical properties, melting point, boiling point, solubility, reflective index, and what they differ in the with respect to the rotation of the PPL light, है ना, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इस चैप्टर में जो नेक्स्ट रिएक्शन हम शुरू कर रहे हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, या हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, जो आपकी NCERT बुक में मेंशन है। तो स्टूडेंट ये सब अपडेट सिलेबस है, ध्यान से इसको नोट्स कीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आपके एग्जाम में आएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन एंड हेलोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन, तो इसे हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। स्टूडेंट यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो ये कार्बन जो होता है जिसपे कोई यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, या कोई आप समझ लीजिए जो कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप आ जाता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है। तो ये वाला कार्बन जो है अल्फ़ा कार्बन है और ये वाला कार्बन जो है स्टूडेंट ये बीटा कार्बन है। तो हेलोजन अल्फ़ा कार्बन से देखो ऐसे रिमूव हो रहा है और यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है इस बीटा से ऐसे रिमूव होकर इधर आएगा और यहाँ पे आपको एल्कीन देखने को मिलेगी और ये लिविंग ग्रुप बाहर आ गया। तो हम इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से जा रहा है, बीटा कार्बन से जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिएक्शन को हमने कुछ ऐसे बनाया है। इसमें आप ध्यान से देखो ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ये कार्बन जो है इधर भी CH3 ग्रुप है और यहाँ भी CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पे इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो या फिर इस बीटा से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिकल है ये। तो हमने यहाँ से, है ना, ये अल्फ़ा कार्बन है जिसमें से हमने हेलोजन निकाला और ये वाला बीटा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और ये बेस का हमने अटैक कराया NOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिविंग ग्रुप और ये एल्कीन देखने को मिलती है। अगर स्टूडेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो वहाँ पे एक रूल लगता है जिसको हम सिट-जेफ रूल या जेट-सेफ रूल कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या होने वाला है स्टूडेंट, इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो कार्बन है देखो जिससे हेलोजन लगा हुआ है, इधर एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन ये है, लेकिन इस बीटा कार्बन के पास ये ग्रुप बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो ये अनसिमेट्रिकल है। ये कैसी है, अनसिमेट्रिकल हेलो एल्केन के केस में क्या होता है, 2 बीटा कार्बन होते हैं, तो हाइड्रोजन जो है उस बीटा कार्बन से जल्दी जाएगा जिसके पास क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये सेकंड नंबर का जो बीटा कार्बन है वहाँ पे ना 2 ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन आपको ये देखने को मिल रहा है ना। और यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ से ये HBr को आप निकाल दीजिए तो यहाँ पे ये एल्कीन बनेगी। और देखो ये एल्कीन जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ये एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप ये है, जिसके पास मोर अल्काइल ग्रुप होते हैं सिट-जेफ रूल का प्रोडक्ट होता है, यानी वही प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे 81% मेजर प्रोडक्ट बनता है और इसको हम बोलते हैं सिट-जेफ रूल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला होगा, HBr को यहाँ से निकालेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट आपको उस वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी उसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। अल्काइल ग्रुप बहुत कम है यहाँ पर, एक ही साइड में होते हैं, ये 19% लगभग बनता है और इसको एक अलग साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था जिसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझ लेंगे, इन द केस ऑफ द अनसिमेट्रिकल हेलो एल्केन, removal of the hydrogen atom which beta carbon has lesser number of the hydrogen atom, that is called the Sirjeff rule, that is called the Sirjeff rule. okay, तो हमेशा उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होता है जिसके पास कम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम होते हैं और वही मेजर प्रोडक्ट होता है, उसे हम सिट-जेफ रूल का प्रोडक्ट कहते हैं। और जो प्रोडक्ट अगर आपको देखने को मिलता है तो जो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है, द एल्कीन्स हैज़ द मोर एल्काइल ग्रुप दैट इज कंसीडर एज द मेजर प्रोडक्ट और सिट-जेफ रूल प्रोडक्ट। राइट, तो ये हमने सिट-जेफ रूल को समझ लिया। आगे हम मूव करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोएरीन। इन द केस ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोएरीन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज यहाँ पे SN1 SN2 के चांस नहीं होते हैं। बेंजीन रिंग क्या है, एक रीजोनेंस स्ट्रक्चर को रखती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या समझना है आपने, अल्काइल हैलाइड आर द एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ड्यू टू फ्लोइंग रीजन्स। रीज़न नंबर 1, इसको ध्यान से समझेंगे, मतलब कहने का ये है कि ये हमारे पास जो हैलोएरीन है ना, हैलोएरीन है
और यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक कराते हैं ना तो ये इतनी जल्दी अटैक नहीं करता है। तो इसकी क्या रीज़न है कि ये वाला लिविंग ग्रुप यहाँ से जल्दी नहीं जाता है, तो उसको हम समझेंगे। पहला है स्टूडेंट रेजोनेंस इफेक्ट। इन द हेलोरीन द CCl बॉन्ड एक्वायर्स partial double bond character through the resonance. As a result the bond is broken in halorine is difficult, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है। अब देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये वाला यहाँ जाएगा, जिसकी वजह से ये देखो ये दोनों के बीच में क्या आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड। और कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो पहला रीज़न क्या था, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कार्बन और क्लोरीन यानी हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट हाइब्रिडेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन है, उसके बाद 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। इन द केस ऑफ द हेलोएरिन बॉन्ड लेंथ जो होती है स्टूडेंट CX बॉन्ड की 169 पिकोमीटर होती है, और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है 177 पिकोमीटर होती है। तो छोटी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना आसान होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ईजिली अप्रोच कर लेगा और यहाँ पे टिपिकल। एक बात और स्टूडेंट, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो S करेक्टर होता है वो 33% होता है, और यहाँ पे S करेक्टर जो होता है सिर्फ 25% होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे S करेक्टर होता है 25%। तो जितना ज़्यादा S करेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए मुश्किल होता है। सो सिंस डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन बिगर बॉन्ड लेंथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इनस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटायन। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, आप इस तरह से अगर समझेंगे कि इनस्टेबल हो जाता है, जैसे कि बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन रिंग में ये इस तरह से हेलोजन लगा हुआ है और ये बॉन्ड लगे हुए हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है, उससे पहले ये चला जाता है, लेकिन जो ये अंदर के पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे फिर से आके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, इनस्टेबल कर देते हैं। यानी ये रेजोनेंस की वजह से रिंग क्या होती है, स्टेबल नहीं हो पाती, जिससे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने रिएक्शन करानी है और प्रोडक्ट भी बनाना है, तो हमने कुछ कंडीशन यानी कुछ ड्रेस्टिक कंडीशन का यूज़ करना होगा। अगर आप यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं तो रिप्लेसमेंट कराएंगे OH से। यहाँ पे स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं NOH, और NOH बनाने वाला है OH। OH एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से Cl ग्रुप ये बाहर जा रहा है, और टेम्परेचर है 623 एंड प्रेशर है यहाँ पर 300 ATM, और एसिड यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट आपको फिनॉल मिल जाएगा, एंड Cl नेगेटिव लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे हमने ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, आपको पता है कि क्लोरीन क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं। इफ़ प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोएरिन। तो अगर ये ग्रुप है तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर देखो यहाँ ध्यान से हमने पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप को लगा दिया है, और यहाँ से हम OH को यहाँ पे अटैक कराएंगे तो रिएक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना रेजोनेंस की वजह से, उसको जल्दी से अट्रैक्ट करके स्टेबलाइज कर देता है रिंग को, है ना। तो यहाँ रिएक्शन फास्ट होगी, और टेम्परेचर भी कम कर दिया, देखो 443 पर ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं यहाँ पे ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगे हुए हैं, फिर यहाँ से अगर OH का अटैक कराते हैं तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, और टेम्परेचर भी कम हो गया 368 केल्विन, तो रिएक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अगर हमने तीनों पे NO2 ग्रुप लगा दिए, मेटा पे कभी भी NO2 ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि Cl क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है ना। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, वार्म करने पर यानी हल्के से गर्म करने पर ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। अब देखते हैं स्टूडेंट इसकी मैकेनिज्म में आपने क्या समझना है। यहाँ पे देखो ये OH ग्रुप जो है ईजिली यहाँ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज को ले आएगा, है ना। ऑर्थो पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज को। इस तरह से आप आगे चलाएंगे रिएक्शन को, तो आप देखेंगे ना NO2 क्या होता है ना, पॉजिटिव वाला होता है ये, और पॉजिटिव होने की वजह से जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पैरा पे आ रहा है ना, इसको ही उठा के जल्दी से चला देता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जिससे अब लास्ट में क्या होता है, ये Cl बाहर चला जाता है बहुत तेज़ी से, और आपको जो है इस तरह से एक हाइब्रिड मिलता है, और फाइनली प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिल जाता है। पैरा पे नाइट्रो ग्रुप ऐसी रहेगा, और ये लिविंग ग्रुप बाहर। तो ये थी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद हमने SN2 पढ़ा, SN1 पढ़ा, और
वो सारी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमने हेलोरीन में भी समझ लिया था कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसी चैप्टर में नेक्स्ट रिएक्शन जो है स्टूडेंट वो रिएक्शन विद मेटल्स हैं, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल बॉन्ड पाया जाता है ना। ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटल बॉन्ड, तो कार्बन मेटल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट एक कंपाउंड रिसर्च किया था जिसको बोला उसका नाम था विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड। तो उसके नाम पे इस रिएजेंट का नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखा गया। इन द केस ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टूडेंट ये कैसे बना था पहले आप ये समझ लीजिए। तो इथाइल ब्रोमाइड लिया और मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। स्टूडेंट ड्राई ईथर क्या करता है, मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव है, जो इसके चारों तरफ मॉइस्चर होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे ये रिएजेंट मिलेगा CH3CH2MgBr, दिस इज़ नोन एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे जो X होता है हेलोजन होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, इसमें वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं, फ्लोरीन का यूज़ नहीं करेंगे। और R ग्रुप का मतलब CH3 हो सकता है, C2H5 और भी अदर एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, और एक बेंजाइल ग्रुप भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। नेचर क्या है इसकी, तो आपको पता है कि यहाँ पे Mg मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये बॉन्ड जो है R ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एराइज कर लेगा। हेलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, लेकिन यहाँ का जो बॉन्ड होता है यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। अब देखते हैं एक रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी कैसे होती है। तो वाटर के साथ हमने यहाँ रिएक्शन कराई है, वाटर में ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो होता है पॉजिटिव होता है, और R क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो H है वो इसके पास आएगा, और OH कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा RH, एंड यहाँ पे MgOH बाई प्रोडक्ट देखने को मिलता है। कुछ रिएक्शन हैं जैसे कि बुर्स रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम इन ड्राई ईथर, है ना, टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल नंबर ऑफ द कार्बन एटम। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमने RX यूज़ किया, R मतलब एक ही कार्बन होगा, इसके पास एक ग्रुप है, हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करानी है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे 2 सोडियम, तो RX और 2Na और RX इस तरह से यूज़ किया, और ड्राई ईथर। तो स्टूडेंट यहाँ पर रिएक्शन जो मैकेनिज्म चलती है ना, वो एक तरह का फ्री रेडिकल होता है। तो डायरेक्टली हमने क्या करना है, यहाँ से ये 2NaX को बाहर निकालना है, और RR मतलब एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से इस रिएक्शन को चलाएंगे 2Na CH3Br, तो यहाँ पे 2NaBr बन जाएगा, और ये इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट वुड्स के बाद आती है वुड्स फिटिग। तो फिटिग में क्या होता है, एक हेलोएरीन यूज़ करते हैं, दूसरा हमने एल्काइल हैलाइड यूज़ करना है। सिमिलर यहाँ पे भी 2NaX बाहर जाएगा, और ये आपको एल्काइल बेंजीन मिल जाएगी। फिटिग रिएक्शन के केस में स्टूडेंट हेलोएरीन और हेलोरीन एक जैसी हेलोएरीन यूज़ करेंगे, यहाँ पे सोडियम एंड ड्राई ईथर, और यहाँ पे आपको डाइफिनाइल या बाइफिनाइल मिलेगा, एंड 2NaX मिलेगा। तो ये थी कुछ रिएक्शंस, ठीक है, जो हमने यहाँ तक कंप्लीट की।